24 अप्रैल 2026 भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल। मतलब भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया बदलने वाले इतने बड़े फिनटेक जायंट का बैंक अचानक बंद हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा ये है कि किसी में कोई घबराहट ही नहीं हुई। सही कहा आपने। मतलब बाजार में कोई अफरा तफरी नहीं मची, लोग एटीएम के बाहर लाइनों में नहीं लगे। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने की वित्तीय आपदा आखिर कैसे इतिहास की सबसे बोरिंग और प्रिडिक्टेबल स्लो मूविंग ट्रेन क्रैश बन गई, जिसे हर कोई दूर से आते हुए देख सकता था। और ये स्लो मूविंग ट्रेन क्रैश देखना इसलिए भी दिलचस्प है ना, क्योंकि ये हमें फिनटेक और ट्रेडिशनल बैंकिंग के क्लैश की पूरी कहानी बताता है। मैं कहूंगी कि ये क्लासिक केस स्टडी है। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं जिनमें आरबीआई के स्टेटमेंट्स हैं, इस क्राइसिस की पूरी टाइमलाइन है, और 197 कम्युनिकेशंस जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, राइट। हाँ, उनके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। ये सब एक बहुत ही अलग पिक्चर दिखाते हैं। तो आज हमारा इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि इतना बड़ा ब्रांड इस मुकाम तक क्यों पहुंचा, सिस्टम ने आम यूजर्स को कैसे सेफ रखा, और कैसे इस बैंक की पेरेंट कंपनी ने अपने ही एक हिस्से को काटकर खुद को डूबने से बचा लिया। तो चलिए फिर क्यों से शुरू करते हैं। मतलब जब कोई ऐप ग्लिच करता है तो हम सोचते हैं चलो सर्वर डाउन होगा। हाँ, वो तो आम बात है। लेकिन जब आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दे तो वो सर्वर से बहुत आगे की बात होती है। बिल्कुल। इसके लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए शहर का एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। ठीक है। और रोज हजारों लोग वहां खाना खाते हैं, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते, किचन गंदा है, एक्सपायरी डेट का सामान यूज हो रहा है, और जब हेल्थ इंस्पेक्टर आता है ना तो मैनेजमेंट उनके साथ कॉपरेट करने के बजाय उन्हें ही इग्नोर कर देता है, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। हाँ, तो एक ना एक दिन उस रेस्टोरेंट पे ताला लगना ही है। मेरा सवाल ये है कि क्या पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ, या ये आरबीआई का एक दिन का गुस्सा था? नहीं, एक दिन का गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था। आपका ये रेस्टोरेंट वाला उदाहरण काफी हद तक फिट बैठता है यहाँ। सोर्सेज साफ बताते हैं कि ये कोई मामूली कागजी भूल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल फेलियर थी। मतलब संस्थागत विफलता। ओके। या मेन इशू था केवाईसी यानी नो योर कस्टमर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल्स का लगातार उल्लंघन। अच्छा, तो ये रूल्स बार बार तोड़े जा रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, बैंकिंग की दुनिया में केवाईसी सिर्फ एक आईडी कार्ड की फोटो लेना नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। राइट। मतलब अगर मैं एक फिनटेक स्टार्टअप हूं तो मेरा गोल तो यही होता है कि यूजर को ऐप डाउनलोड करते ही 10 सेकंड में ट्रांजैक्शन करने देना है। हाँ, वो फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस जो वो बेचना चाहते हैं। हाँ, फ्रिक्शनलेस ऑनबोर्डिंग जिसे कहते हैं। लेकिन बैंकिंग रूल्स कहते हैं कि भाई रुको, पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाले स्टार्टअप माइंडसेट और आरबीआई के जीरो रिस्क माइंडसेट के बीच की सीधी टक्कर थी? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। टेक कंपनियों का जो पूरा वैल्यूएशन होता है ना, वो इसी बात पर टिका होता है कि वे कितनी तेजी से नए यूजर्स जोड़ रही हैं। हाँ, वीसी फंडिंग तो उसी ग्रोथ पर आती है ना। एग्जैक्टली। सख्त केवाईसी इस स्पीड में ब्रेक लगाता है। और जब आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को इग्नोर करते हैं तो आप पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क बन जाते हैं, जो आरबीआई का भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लिटरली ये कहा कि बैंक के मैनेजमेंट का जो जनरल कैरेक्टर है वो पब्लिक इंटरेस्ट और डिपॉजिटर्स के खिलाफ था। बाप रे, जनरल कैरेक्टर पर सवाल उठाना। मेरा मतलब है ये तो बहुत ही पर्सनल और सीरियस इल्जाम है एक तरह से। हाँ, ये बैंकिंग की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो यही है ना कि आरबीआई ये कह रहा है कि प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर के कोड में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी नीयत और आपके काम करने के तरीके में है। 100% सही बात है। जब कोई सेंट्रल बैंक किसी एंटिटी के जनरल कैरेक्टर पर पब्लिकली सवाल उठाता है तो इसका सीधा मतलब है कि रेगुलेटर का ट्रस्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब जीरो। वाओ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कई ऐसे सेक्शंस हैं जिनका सीधा उल्लंघन इनके ऑपरेशंस में हो रहा था।
देखिए, रेगुलेटर की नज़र में किसी भी बैंक का एक पब्लिक पर्पस होना चाहिए। हाँ, पब्लिक की भलाई। हाँ, और जब बैंक वही पर्पस सर्व नहीं कर रहा और उल्टा डिपॉजिटर्स के लिए रिस्की बन गया है, तो उसे सिस्टम से बाहर करना ही पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर रिस्क इतना बड़ा था तो ये सब 24 अप्रैल 2026 को अचानक से तो नहीं हुआ होगा ना? मुझे याद आ रहा है कि शायद 2022 से ही इसके बारे में कुछ-कुछ खबरें आ रही थी मार्केट में। हाँ, ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं था। ये एक मल्टी ईयर क्रैकडाउन था, मतलब एक लंबी कार्रवाई। मार्च 2022 में आरबीआई ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया था। क्या किया था तब? तब उन्होंने पीपीबीएल को किसी भी नए ग्राहक को जोड़ने से रोक दिया था। और मैं बता दूं कि फाइनेंस की दुनिया में वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। अच्छा, रुकिए, यहीं पर मुझे एक चीज समझनी है। हाँ, पूछिए। जोड़ो। और फाइनली लाइसेंस कैंसिल हुआ 2026 में, और बीच में 2024 में भी तो कड़े रेस्ट्रिक्शंस लगे थे ना? बिल्कुल, जनवरी और फरवरी 2024 में नए डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई थी। हाँ, और वॉलेट या फास्टैग टॉपअप पर भी रोक थी। तो मेरा सवाल यह है कि इन 2 से 4 सालों के बीच भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक, जिसके पास हजारों टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं, हाँ, दुनिया भर का टैलेंट है उनके पास। वो कंपनी अपने बेसिक केवाईसी सिस्टम्स को फिक्स क्यों नहीं कर पाई? मतलब क्या ये सिर्फ उनकी टेक्निकल अक्षमता थी या फिर जानबूझकर नियमों के अंधे की वीरा रही थी? देखिए, डॉक्यूमेंट्स से जो तस्वीर बनती है ना, वो टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंस के प्रति एक तरह की संस्थागत उदासीनता दिखाती है, मतलब इंस्टीट्यूशनल एपिथी। अच्छा, मतलब उन्हें परवाह ही नहीं थी। एक तरह से हाँ। अगर आप एक टेक प्लेटफॉर्म से बैंक बने हैं, तो आपका डीएनए तो टेक वाला ही है ना। पर बैंक बनने के लिए आपको अपना डीएनए बदलना पड़ता है, अपना पूरा कल्चर बदलना पड़ता है। कंप्लायंस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बग नहीं है जिसे 500 इंजीनियर्स रात भर कोडिंग करके फिक्स कर दें। हाँ, ये तो पूरा एक प्रोसेस है। बिल्कुल प्रोसेस है। और जब आरबीआई बार-बार ऑडिट करता है और उन्हें वही कमियां बार-बार मिलती हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को उतनी सीरियसली ले ही नहीं रहा है जितनी रेगुलेटर उम्मीद कर रहा है। मतलब वो शायद अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि अरे हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो टू बिग टू फेल हैं, तो आरबीआई हमें पूरी तरह शटडाउन थोड़ी करेगा। एग्जैक्टली और यही उनका सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित हुआ जब जनवरी-फरवरी 2024 में आरबीआई ने बैंक को वर्चुअली फ्रीज कर दिया। वो फास्टैग और वॉलेट वाले बैन की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रोक दिए गए, टॉपअप्स बंद कर दिए गए। तब तक असल में बहुत देर हो चुकी थी। वो जो 2024 का एक्शन था ना, असल में वही इस बैंक का डेथ वारंट था। ओह, तो 2026 में जो हुआ वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। बिल्कुल, 24 अप्रैल 2026 को जो लाइसेंस कैंसिलेशन हुआ, वो बस उस पुराने डेथ वारंट का एक फॉर्मल एग्जीक्यूशन था। समझ गया। तो अगर 2024 से ही बैंक एक तरह से कोमा में जा चुका था, तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि 2026 में लोगों के बीच कोई पैनिक क्यों नहीं हुआ? हाँ, लोग पहले ही तैयार थे। क्योंकि लोग तो पहले ही इस झटके के लिए मेंटली एडजस्ट कर चुके थे। लेकिन फिर भी जब एक बैंक बंद होता है ना, हाँ। तो आम इंसान के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई मेरा पैसा सेफ है या नहीं। और ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन हमारे सोर्सेज इस पर बहुत क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह सेफ है। अच्छा, कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं। आरबीआई ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि पीपीबीएल के पास सभी कस्टमर्स को उनका पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी मतलब उनके पास इन हैंड कैश रिजर्व्स हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं किसी इन्वेस्टमेंट में फंस गया है या किसी खराब लोन में डूब गया है। बिल्कुल, विड्रॉल की सुविधा अभी भी अवेलेबल है। जो पैसा बैंक में है उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात है ना, जिसने आम यूजर्स को पैनिक होने से बचाया, वो था यूपीआई पेमेंट्स का चालू रहना। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। देखिए, वॉलेट्स और फास्टैग्स तो 2024 से ही काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सीधे पीपीबीएल से जुड़े हुए थे, लेकिन यूपीआई पर कोई असर नहीं पड़ा। पता है, मुझे याद है शुरुआत में लोगों को लगता था कि पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों एक ही चीज हैं। मतलब अगर ऐप चल रहा है तो बैंक चल रहा है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को था। मैंने इसे ना एक यूनिवर्सल रिमोट की तरह देखता हूँ। मान लीजिए कि पेटीएम ऐप एक बहुत ही एडवांस यूनिवर्सल रिमोट है। ठीक है। इसके अंदर एक बैटरी लगी थी जो इसका अपना बैंक था, पीबीपीएल।
अब वो बैटरी खराब हो गई, लीक हो गई और रेगुलेटर ने बोला इसे निकाल कर फेंक दो। सही है। लेकिन उस रिमोट में एक खास फीचर है कि आप उसे सीधे दीवार के प्लग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब पेटीएम ने अपने ऐप को SBI, HDFC या एक्सिस बैंक जैसे दूसरे ट्रेडिशनल बैंकों के प्लग से जोड़ दिया तो रिमोट ने टीवी के चैनल यानी UPI ट्रांजैक्शन बदलना जारी रखा। अरे वाह, ये यूनिवर्सल रिमोट वाला उदाहरण बेसिक समझने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम इसके अंडर द हुड मैकेनिक्स में जाएं ना, तो ये पूरा गेम API और TPAP स्टेटस का है। TPAP ये क्या होता है? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। NPCI ने पेटीएम को ये TPAP का स्टेटस दे दिया था। इसका मतलब है कि ऐप अब सिर्फ एक फ्रंट एंड इंटरफेस बनकर रह गया है। अच्छा, तो मतलब पीछे कुछ और चल रहा है। बिल्कुल। जब आप कोई QR कोड स्कैन करते हैं तो पैसा अब पेटीएम के सर्वर से नहीं बल्कि आपके SBI या HDFC बैंक से सीधे उस दुकानदार के बैंक अकाउंट में जाता है। ओहो, मतलब पेटीएम बीच में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ब्रिज का काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और इसी टेक स्ट्रक्चर की वजह से करोड़ों यूजर्स का डेली लाइफ ट्रांजैक्शन बिना किसी झटके के चलता रहा। किसी को पता भी नहीं चला कि पीछे से बैंक गायब हो गया है। यार ये बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे टेक आर्किटेक्चर ने इतने बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स को आम यूजर तक पहुंचने ही नहीं दिया। हाँ, ये टेक की पावर है। लेकिन चलिए अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं उन लोगों पर जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया था, मतलब जो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। हाँ, उनकी बात करना बहुत जरूरी है। यूजर्स तो बच गए, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर तो ये एक बहुत बड़ा झटका है ना। इतने बड़े बैंक का लाइसेंस खोना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने खुद को इस डिजास्टर से कैसे निकाला? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्रेग्मेटिक होते हैं, मतलब व्यवहारिक। 2026 में जब ये लाइसेंस कैंसिलेशन की फाइनल खबर आई तो उस पर मार्केट्स का कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखा। ऐसा क्यों? मतलब बैंक बंद हो रहा है और मार्केट रिलैक्स्ड है। क्योंकि डीकपलिंग की प्रोसेस पहले ही हो चुकी थी। डीकपलिंग मतलब दोनों एंटिटीज को फाइनेंशियली और ऑपरेशनली एक दूसरे से अलग करना। हाँ बिल्कुल। 2024 में जब वो सख्त पाबंदियां लगी थी ना RBI की तरफ से, तभी 197 कम्युनिकेशंस को ये रियलाइज हो गया था कि भाई इस बैंक को अब नहीं बचाया जा सकता। राइट। उन्होंने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अकाउंटिंग बुक्स में PPBL में अपने इन्वेस्टमेंट को उसी वक्त 0 मार्क कर दिया था। ओह, अच्छा, मतलब उन्होंने पहले ही मान लिया कि ये पैसा तो अब डूब गया है। 20 में जब फाइनली लाइसेंस रद्द हुआ तो उनकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में कोई नया नुकसान या नया छेद नहीं दिखा। वाह, तो बाजार को जो शॉक लगना था वो तो 2 साल पहले ही लग चुका था। 2026 की खबर तो बस एक पुरानी न्यूज का कंफर्मेशन थी। हाँ, यही वजह है कि 2026 की ये घटना मार्केट के लिए एक नॉन इवेंट जैसी फील हुई। और इसके साथ ही ना कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस को भी सिक्योर कर लिया था। वो कैसे? उनकी जो कोर सर्विसेज है ना, जैसे वो साउंड बॉक्स जो दुकानों पर बोलता है पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, या उनके मर्चेंट QR कोड्स और लोन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वो तो हर दुकान पे दिखते हैं। बिल्कुल। तो इन सबको उन्होंने PPBL से हटाकर दूसरे बड़े इंडियन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप में शिफ्ट कर दिया। समझ गया। लेकिन यहीं पर मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? ये जो उन्होंने किया ना, ये तो वैसा ही हुआ कि इन्फेक्शन को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए आपने अपना एक हाथ ही काट के अलग कर दिया। हाँ, काफी हद तक। मतलब जान तो आपकी बच गई, लेकिन हाथ तो चला गया ना। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि पेटीएम अब खुद को एक AI फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रीब्रांड कर रहा है। हाँ, वो उनका नया फोकस है। और वो UAE और सऊदी अरब जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। पर क्या डिस्ट्रीब्यूटर होना एक फुल फ्लेज्ड बैंक होने की बराबरी कभी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बैंक के पास जो पावर होती है ना, कम ब्याज पे डिपॉजिट लेना और फिर उसे ज्यादा ब्याज पे लोन में देना, हाँ, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। राइट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाना, वो पावर तो अब उनके पास नहीं है। तो फिर ये AI फर्स्ट अप्रोच उन्हें कैसे बचाएगा? ने बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया है। देखिए, एक फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस ना सच में एक तरह का गोल्डन गूज यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होता है। बिल्कुल। जब आप खुद एक बैंक होते हैं तो पैसा आपके पास रहता है, आप उसे घुमाकर सीधा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आप बस दूसरों का पैसा मूव कर रहे हैं और बीच में कुछ बेसिस पॉइंट्स का कमीशन ले रहे हैं, तो जाहिर है मार्जिन तो श्रिंक हो जाता है। तो AI फर्स्ट अप्रोच से वो बस इस कमीशन वाले मॉडल को ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, प्लान तो यही है। AI के जरिए
वो अपने करोड़ों यूजर्स का जो डेटा है उसे एनालाइज करके उन्हें ज्यादा पर्सनलाइज्ड लोन या इंश्योरेंस बेच सकते हैं। अच्छा, डेटा का खेल है अब। हाँ, और जहां तक इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात है, खासकर मिडिल ईस्ट में जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है। हाँ, सऊदी और यूएई में। बिल्कुल, वहां उनकी टेक एक्सपर्टीज की बहुत डिमांड है, तो वो एक टेक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन दिन के अंत में सच यही है कि वो उस इकोसिस्टम के मालिक नहीं रहे। वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ, उन्हें अब हमेशा उन ट्रेडिशनल बैंकों की शर्तों पर ही काम करना होगा जिनके पास असली पैसा और असली लाइसेंस है। क्या बात है। तो चलिए, कंपनी ने तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल और इंटरनेशनल मार्केट्स का रास्ता पकड़ लिया, वो तो बच गए। लेकिन उस पुराने बैंक का क्या होगा? कौन से पुराने बैंक का? वही पीपीबीएल जो एंटिटी 2026 में ऑफिशियली कैंसिल हुई है, उसका अब क्या होगा? क्योंकि वो एक लीगल कंपनी तो है ही ना पेपर पर। हाँ बिल्कुल, तो अब ये पूरा मामला एक लंबी लीगल प्रोसेस में चला जाएगा जिसे वाइंडिंग अप कहते हैं। वाइंडिंग अप? हाँ, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के बाद आरबीआई सीधे हाई कोर्ट में इस वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल करेगा। ओके, तो वाइंडिंग अप का मतलब, अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि मान लीजिए किसी पुरानी हवेली का मालिक अब नहीं रहा, ठीक है, तो कोर्ट एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करता है और उस एग्जीक्यूटर का काम होता है ये देखना कि हवेली में क्या क्या बचा है, किन लोगों का कर्ज चुकाना बाकी है, जो हकदार हैं उन्हें उनका हिस्सा देना। हाँ बिल्कुल। और फिर अंत में उस हवेली के मेन गेट पर एक भारी ताला लगा के उसकी चाबी हमेशा के लिए नदी में फेंक देना। क्या ये वैसा ही कुछ है? आपकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। बस लीगल टर्म्स में आप जिसे एग्जीक्यूटर कह रहे हैं उसे यहाँ लिक्विडेटर कहा जाता है। अच्छा, लिक्विडेटर। हाँ, और प्रोसेस लगभग वही है जो आपने बताई। हाई कोर्ट एक लिक्विडेटर नियुक्त करेगा जो बैंक की बची हुई एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा हिसाब करेगा। मतलब जो भी देनदारी है वो चुकाई जाएगी? बिल्कुल, वो ये सुनिश्चित करेगा कि हर एक डिपॉजिटर जिसका पैसा अभी भी वहां अटका हुआ है उसे पूरी तरह सेटल किया जाए। और फाइनली पीपीबीएल नाम की इस लीगल एंटिटी को हमेशा हमेशा के लिए डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आपको पता है हमारे सोर्सेज में इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड? इच्छा मृत्यु, मतलब यूथेनाइज करना। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल शब्द है ना? जैसे रेगुलेटर ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि इस बैंक को इसके दर्द से और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को इसके रिस्क से आजाद करने का बस यही एक आखिरी तरीका बचा है। देखिए, बात कड़वी है पर सच है। जब कोई फाइनेंशियल संस्था रेगुलेटरी दायरे में रहकर सुधरने की सारी उम्मीदें खत्म कर देती है ना, तो रेगुलेटर के पास उस सिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। बिल्कुल। और लिक्विडेशन उस रिस्क को परमानेंटली सिस्टम से बाहर करने का लीगल तरीका है। तो इस पूरी कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो फाइनेंस और टेक को फॉलो करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी स्टडी केस बन सकता है। बहुत बड़ी सीख है इसमें। हाँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आप कितने भी बड़े टेक विजनरी क्यों ना हो, आपका ऐप कितना भी फास्ट क्यों ना हो, आपकी फंडिंग कितनी भी हो, राइट, लेकिन जब बात पैसों की आती है ना, तो इनोवेशन कभी भी रेगुलेटरी कंप्लायंस का विकल्प नहीं बन सकता। इनोवेशन अपनी जगह है और रूल्स अपनी जगह। मैं कहूंगी कि ये सबक हर फिनटेक फाउंडर के लिए है। वो जो केवाईसी और एएमएल के रूल्स होते हैं ना, वो सिर्फ फॉर्म में टिक करने वाले चेकबॉक्स नहीं है, वो इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन है। बिल्कुल सही कहा। रेगुलेटर को आपके ऐप के स्लीक डिजाइन या फास्ट यूआई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी से। और अगर आप वो बेसिक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो सिस्टम आपको बिना सोचे समझे बाहर फेंक देगा, जैसे यहाँ हुआ। एकदम सही। तो खैर, आज के इस डीप डाइव ने हमें सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिया है सोचने के लिए। वो क्या? देखिए, हमने ये तो देखा कि कैसे 197 कम्युनिकेशंस ने अपने बैंक को मरने दिया, लेकिन खुद को एक थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, एक टीपीएपी बनाकर बचा लिया। हाँ, वो तो उन्होंने स्मार्टली किया। लेकिन ये स्थिति हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कैसा भविष्य? अगर आने वाले समय में दुनिया के सारे अट्रैक्टिव, फास्ट और इनोवेटिव टेक प्लेटफॉर्म्स इसी तरह सिर्फ एक फ्रंट एंड इंटरफेस बनकर रह जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी में असली पावर आखिर होगी किसके पास? क्या वो पावर उन स्लीक ऐप्स के पास होगी जिन्हें यूजर्स अपने फोन में दिन रात स्वाइप करते रहते हैं? अच्छा सवाल है।
या फिर वो पावर बैकग्राउंड में छुपकर काम करने वाले उन बोरिंग, स्लो लेकिन रॉक सॉलिड ट्रेडिशनल बैंक्स के पास रहेगी? जो शायद कूल तो नहीं दिखते। हाँ, जो बिल्कुल कूल नहीं दिखते, लेकिन जिनके पास असली कंप्लायंस है, रेगुलेटर का ट्रस्ट है, और सबसे जरूरी चीज असली पैसा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है ना? इस पर जरूर विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और हमेशा सवाल पूछते